साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आज एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम जो है जुड़ी है चेक बाउंस केस से और प्रॉब्लम जो है बहुत टेक्निकल है और जिस जजमेंट से मैंने ये प्रॉब्लम ली है वो जजमेंट है ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट का और जजमेंट का डेट है 24 फरवरी 2026। तो हम सबसे पहले समझेंगे प्रॉब्लम को, यू गॉट इट। फिर समझेंगे हम फंडामेंटल्स को, फिर समझेंगे हम स्ट्रेटेजी को, ताकि जब भी हम कॉन्टेस्ट करेंगे इस तरह की प्रॉब्लम्स को तो हमें क्या-क्या बातें जो है ध्यान में रखनी है ताकि इफेक्टिवली हम लोग प्रॉब्लम पर कॉन्टेस्ट कर पाएँ और जो रेमेडी हम चाहते हैं वो हमें प्राप्त हो सके। डायरेक्टली हम लोग चलते हैं ऑन द बोर्ड। देखिए जो प्रॉब्लम आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। एक परिवाद पेश हुआ चेक बाउंस का बाय मिस्टर ए। ये आप जो है नोट डाउन करते हुए चलिए मेरे साथ में। कहना ये था कि मेरा और मिस्टर बी का पैसों का समव्यवहार रहा है, जिसके पेटे चेक जो है जारी करे कंसर्न आरोपी ने। ये चेक जो है बाउंस हो गए। मैंने नोटिस दिया, उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया, ना ही पेमेंट किया। अल्टीमेटली मुझे केस जो है फाइल करना पड़ा सेक्शन 138 NI एक्ट में। यहाँ पर कोर्ट ने जो है प्रसंज्ञान ले लिया और तलब कर लिया आरोपी को। पर तलबी से पहले मीन्स अपनी अपीयरेंस से पहले जो रिमेनिंग अमाउंट था वो मिस्टर बी जो है जमा करा चुका है और उसने जो है क्वेश्चनिंग पिटिशन दाखिल कर दी इस ग्राउंड पे कि केस जो है मेड आउट नहीं हो रहा है। इसको अपोज किया मिस्टर ए ने। महत्वपूर्ण ग्राउंड क्या था कि हमारा ब्याज जो है बाकी है, केस में जो है डिले किया है अक्यूज ने और हमें दिलाया जाए मुआवजा। तो प्रश्न ये बनता है कि अगर कोई अमाउंट ड्यू है वो अमाउंट चुका दिया गया और चुकाया गया है चेक बाउंस होने के बाद में, क्लियर है, और अपीयरेंस से पहले, तो क्या ऐसे सिनेरियो में सिर्फ ब्याज के लिए या मुआवजे के लिए केस चलेगा चेक बाउंस का या नहीं चलेगा? ये तो होगी प्रॉब्लम। अब आते हैं अपन फंडामेंटल्स पे। फंडामेंटल्स क्या है? बेसिकली रूल्स। क्लियर हो गया? चले आगे। नियम नंबर 1, जो चेक बाउंस केस है ये बेसिकली एक सिविल डिस्प्यूट है। अगर पक्षकारों में राजीनामा हो गया तो केस जो है खत्म करना चाहिए और हम सब जानते हैं जजमेंट है मीटर इंस्ट्रूमेंट का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि जो केसेस हैं चेक बाउंस के इसमें कॉम्प्रोमाइज जो है पॉसिबल है, इवन दो जो परिवादी है वो कंसेंट नहीं देता है तब भी। चौथी बात, अगर मामला इंटरेस्ट का है मीन्स ब्याज का है या मुआवजे का है जिसे हम कहते हैं कंपनसेशन, सिर्फ इस कारण से केस को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। ये व्यू जो है स्पेसिफिक किया है तेलंगाना हाई कोर्ट ने। जजमेंट है 24 फरवरी 26 का। कुल मिलाकर के अगर अमाउंट पेड हो गया इन टोटो तो चेक बाउंस केस मेड आउट नहीं होगा। पर इसके लिए हमें 3 पॉइंट्स पर जो है जोर देना होगा। अगर कोई अमाउंट जो है आपने पे कर दिया चेक बाउंस होने से पहले तो केस नहीं बनेगा। अगर चेक बाउंस हो भी गया, आपको आया नोटिस, 15 डेज़ के भीतर-भीतर आपने पेमेंट कर दिया, केस नहीं बनेगा। कोर्ट ने जो है संज्ञान ले लिया, आपको तलब कर लिया, कोर्ट में अपीयर भी हो गए और अपीयरेंस के 15 डेज़ के भीतर-भीतर आपने अमाउंट जो है जमा करा दिया, केस जो है मेड आउट नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर राज़ीनामा है, कंसेंट नहीं दे रहा है परिवादी, तब भी राज़ीनामा होगा ही होगा। जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मीटर इंस्ट्रूमेंट का। क्लियर हो गया? तो फंडामेंटल क्लियर हो गए और उसके जो फर्दर सिनेरियोज़ हैं हमें क्लियर हो गए और जो प्रॉब्लम है हमें क्लियर हो गई। अब आते हैं स्ट्रैटेजी पे कि यदि हम ऐसी प्रॉब्लम जो है फेस कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा। सबसे पहली बात, जो भी कंसर्न अमाउंट आपने जमा करवा दिया है उसका प्रूफ चाहिए। नंबर 2, आपको बैलेंस करना होगा अमाउंट को, मीन्स जो अमाउंट ड्यू है या आउटस्टैंडिंग है ये इज इक्वल टू है द अमाउंट पेड बाय यू।
अगर ये अमाउंट जो है ज़्यादा हो गया और जो आपने अमाउंट पे किया है वो कम है, तो ऐसे सिनेरियो में आप लाभ जो है नहीं ले पाएँगे। तीसरी बात, जब भी कोर्ट में अपीयर हो, आप डिस्चार्ज पिटीशन जो है सबमिट कर दें कि होल अमाउंट हैज़ बीन पेड। अगर परिवादी अपोज़ करता है, तब भी आपका राज़ीनामा होगा ही होगा और केस जो है खत्म होगा ही होगा। जजमेंट है मीटर इंस्ट्रूमेंट का। और इसके अलावा यदि कहता है परिवादी कि मुझे इंटरेस्ट चाहिए, ब्याज या चाहिए मुआवज़ा, तो ये ग्राउंड नहीं हो सकता है टू कंटिन्यू द चेक बाउंस केस। क्लियर हो गया? तो मैंने कुल मिलाकर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपको जो है स्थिति स्पष्ट की है। ये बहुत ही प्रॉब्लम कॉमन हो जाती है कई बार, पर अक्यूज़ के पास सॉल्यूशन नहीं होता है। क्या करना है? जिसके अभाव में वो डिफेंड नहीं कर पाता है और अनावश्यक फ़ायदा उठाता है परिवादी और उस पर जो है प्रेशर माउंट करता है। क्लियर हो गया अपने को? तो कुल मिलाकर के स्थितियाँ हैं ना आसान, बट कुछ फंडामेंटल्स हैं जो आपको फ़ॉलो करने हैं, जो मैंने आपको स्पेसिफ़िक किए हैं। जो भी अमाउंट आपने जमा करा दिया है उसका प्रूफ़ जो है मेंटेन करें। इसके अलावा जो भी अमाउंट था ड्यू या आउटस्टैंडिंग, जो कि आपने पे किया है, वो हो जाना चाहिए इज़ इक्वल टू द अमाउंट पेड बाय यू। मीन्स नथिंग शुड बी आउटस्टैंडिंग और लेफ्ट। और इसके अलावा कोर्ट जाना है, डिस्चार्ज फाइल करना है। कोर्ट डेफिनिटली बुलाएगा परिवादी को, परिवादी नहीं मानता है तो कोर्ट स्यू मोटो भी डिस्चार्ज कर सकता है, क्योंकि जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसके तहत अगर कंपाउंडिंग हो रही है तो वहाँ पर कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ये तर्क भी है परिवादी का कि साहब मेरा ब्याज ड्यू है या मुआवजा ड्यू है, तो ये ग्राउंड नहीं बनता है कि इस पर्सपेक्टिव में केस को जो है डिस्पोज ऑफ ना किया जाए। अगर मजिस्ट्रेट नहीं करता है डिस्पोज ऑफ, तो फिर रेमेडी लाई करेगी हाई कोर्ट में। आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा एज पर सेक्शन 5 टू 8 ऑफ बीएनएसएस। और इसके अलावा इस पर्सपेक्टिव में जजमेंट इंपॉर्टेंट है तेलंगाना हाई कोर्ट का, जिसका डेट है 24 फरवरी 2026। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी आसान शब्दों में। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।